हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है या नया जीके बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जिसे आप बोलते हैं। कई बार आप यूपी प्रदेश में देखते होंगे वो यूपी स्पेशल पढ़ाया जाता है। तो ये यूपी स्पेशल क्या है कि उसमें उत्तर प्रदेश की सभी घटनाएं होंगी और उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। कभी 2, 3, कभी 5 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यानी यूपी के जो एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, इसमें आप पेट ले लीजिए, आपका जब भविष्य में लेखपाल आएगा उसके लिए ले लीजिए, आप आर ओ, ए आर ओ, इवन यूपी पी सी एस, यूपी एस आई, तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना होता है। तो इसमें हम लोग लगभग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फुलफिल करेंगे आपके, और सभी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस जिस तरीके से बन सकते हैं, जितना भी आज तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जितना नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करता हूँ और आप लोग बताइएगा भी, और धीरे धीरे चला जाएगा ताकि आपको इससे पूरी बातें आपको समझ में आए। क्योंकि हमेशा हर एग्जाम में अगर जनरल स्टडी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से 2 से लेके और कम से कम 8 क्वेश्चंस तक आपको देखने के एग्जाम में मिलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पर्यटन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो कब मनाया गया था? तो पहली बार ये पूछ रहा है, तो पहली बार कब मनाया गया था? तो मनाया गया था आपको 14 फेब को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 फरवरी। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य जन को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी 2016 को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बताइए सोच के क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी। तो याद रहेगा 10 की वृद्धि कितनी रही है? 20.22। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी रही? इतनी, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 17.7 से क्या है? अधिक है। यानी अगर भारत का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? इतना, और जब उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो इतना। ये यूपी का है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है बताइए? 4 ऑप्शन है। दिल्ली की तो छोटी हो जाएगी, झारखंड से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। तो किससे? मध्य प्रदेश से। चलिए देखते हैं आंसर में। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। और पूछेगा सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश से कौन? उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा किससे टच करती है? तो आप हिमाचल प्रदेश करके आइएगा। और सबसे लंबी सीमा तो मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 1। कौन सा है देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष को अमृत उत्सव के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट। तो बताइए सोच के कब है अमृत उत्सव? मनाया भी जा रहा है, मैंने करंट अफेयर में बताया भी था। तो कब था? कब था? 2022 में मनाया जाना है। तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इसलिए पेपर में आ सकता है। ऑलरेडी ये प्रस्तावित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 25 वर्ष पूरे होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है।
यह महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को क्या है, समर्पित है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ये महोत्सव किसके लिए, किसको समर्पित किया गया है, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से बताइए। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में कई बार इंपॉर्टेंट में है। जितने यहाँ क्वेश्चन कराएंगे एक सब इंपॉर्टेंट में रहेंगे, कोई फालतू क्वेश्चन यहाँ नहीं कराएंगे हम आपसे। तो वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा। वर्षा ऋतु के अनुसार पूछ रहा है, ये नहीं जलवायु वाला सोच के मार के चले आना। एक बार कई लोग गलत करके आ चुके हैं, तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, आई होप। तो बताइए क्या होगा 6 का, तो 2 कितने 2। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की अधिकांश जलवायु सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट मिल जाएगा आपको। कैसी जलवायु उत्तर प्रदेश में, सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय। वर्षा को आधार मानकर प्रोफेसर केडेयर तथा सैयद अहमद भारत की जलवायु को विभिन्न भागों में विभाजित किया है। उत्तर प्रदेश के जलवायु विभाग ने भी वर्षा के वितरण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और तो ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा उपोष्ण एवं उष्ण प्रदेश में। तो याद रहेगा 2 चीज़ें। एक चीज़ आप यहाँ से थोड़ा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड में जो भी लोग जो भी फॉर्म भरा होगा, हमको जहाँ यहाँ तक तो आइडिया है ये, क्योंकि हमारा कोचिंग सेंटर चलता है, कि जो पेट का फॉर्म डाले होंगे, आर ओ पीसीएस भी डाले होंगे, तो 100% ये उनके लिए, पीसीएस वाले एसआई वालों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो वनडे एग्जाम के लिए तो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, देख रहे हो नाम, की मजार कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, हाजी वारिस अली, तो कहाँ पे स्थित है, देवा शरीफ में। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसके बारे में कुछ देख लीजिए। वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह या सरकार वारिस पाक, देख रहे हैं नाम। 1819 एंड 1905 ईस्वी के मध्य में एक सूफी संत थे और बाराबंकी भारत में सूफीवाद के वारिस आदेश के संस्थापक थे। किसके, सूफीवाद में था एक वारिस आदेश के संस्थापक थे ये। इन्होंने व्यापक रूप से पश्चिमी यात्रा की और लोगों को अपने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने और लोगों ने इनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। हजरत वारिस पाक की दरगाह उत्तर प्रदेश के देव शरीफ में स्थित है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है सोनकर है और कैमूर किन जिलों में स्थित है। अब सोच के बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जियोग्राफी जो लोग पढ़े होंगे और बहुत सारे चैनल पे पढ़ रहे हैं, इतना तो हमको भी पता चलता रहता है। तो बताइए, तो सोनकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं। तो जो लोग पढ़े होंगे वो बताएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं है, यहाँ जान लें कहाँ पे, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। और ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की सीमा के पास है। तो चलिए आइए देखते हैं, आंसर में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। किस श्रेणी की, किसकी, तो विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कटंगी से शुरू होता है। यह सोन और टोंस नदियों की घाटी को विभक्त करती हुई उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले और बिहार के शाहबाद तक जाती है। सोनभद्र जिले की पहाड़ियों को सोनकर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, सोनभद्र जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, सोनकर की पहाड़ियों के नाम जाना जाता है। और सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता केदारनाथ, अभी इनकी हाल ही में निधन हो गया है। जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो बताइए कहाँ हुआ था, बलिया। इसके ऊपर तो फेमस गाना भी बना है, लेकिन गा नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। बलिया जिले के चकिया गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
उत्तर प्रदेश की किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के पीसीएस, आरओ, आरओ, यूपीएसआई इस तरह के जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो ये मिला चकिया घाटी। और चकिया घाटी अभी आपने पढ़ा है, कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? सोच के बताइए। बलिया जिले में, याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। माता देवी की मूर्तियां जो हड़प्पा काल से संबंधित है, किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के चकिया घाटी से क्या हुई है? प्राप्त हुई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोसी प्रक्रिमा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो सोच के बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सभी लोग इसके जानते भी हैं, जहाँ तक मैक्सिमम लोगों को ये बात पता भी होगी। कहाँ पे है? तो ये सोच लिया आप लोगों ने। तो ये है अयोध्या में। कहाँ पे है? अयोध्या में। आइए आंसर देखते हैं इसका। देखिए अयोध्या के बारे में अब अच्छे से देख लीजिए, अब भूलिएगा मत कोसी प्रक्रिमा कहाँ होती है। मुख्य तौर से 3 प्रकार की प्रक्रिमा होती है। कितने प्रकार की? 3। पहली कितनी होती है? 84 कोस की, दूसरी 14 कोस, तीसरी 5 कोसी। तो याद रहेगा 84, 14 और 5, ये 3 तो याद रखिएगा। और पता है अयोध्या राम मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है, तो हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन है। अयोध्या की सीमा 3 भागों में बांटी गई है। इसमें 84 कोस में अवध क्षेत्र आता है, 14 कोस में अयोध्या नगर आता है और 5 कोस में अयोध्या का क्षेत्र आता है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी जगह नहीं पढ़ाया गया होगा, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए 3 प्रक्रिमा की जाती है। इसमें 84 कोसी प्रक्रिमा में साधु संत हिस्सा लेते हैं। इतिहास जान लीजिए क्या है। 14 कोसी और 5 कोसी प्रक्रिया में आम लोग शामिल होते हैं। यानी पहले जो होती है 84 कोस की, उसमें कौन लेता है? साधु संत लेते हैं। और 14 और 5 में क्या लेते हैं? आम लोग की भागीदारी होती है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। ऐसे में जन्म जन्मांतर में अनेकों पाप भी किए होते हैं। इन पापों को नष्ट करने के लिए प्रक्रिया की जाती है। कहा जाता है कि प्रक्रिया में पग पग पर पाप नष्ट होते हैं। तो जिन्होंने ज़्यादा पाप किए हैं तो भैया इसको जाके शामिल हो जाए, ताकि एक एक पाप उनके धुल जाएंगे। तो 84 कोस की प्रक्रिया कीजिए और अपने पापों को धुल लीजिए, ठीक है। क्योंकि पता है सभी लोग पाप करके बैठे हुए हैं, तो गंगा में नहाने के साथ साथ 84 प्रक्रिया कीजिए, पाप जल्दी धुलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर का नाम रमेश बोला हूँ, रेशम मार्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने इसको करंट में भी आप पढ़ते होंगे, करंट अफेयर में भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। अभी हम लोगों ने जल्दी ऑनलाइन शुरू किया, लेकिन हम जो ऑफलाइन क्लासेस में उसमें बताया गया है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग अगर कोई चाइनीज़ मूवी देखता होगा उसको भी अच्छे से पता होगा कि रेशम मार्ग की सुरक्षा के लिए हमेशा चाइनीज सेना लगी रहती है। और आज भी रेशम मार्ग को चाइना क्या करना चाहता है? स्टार्ट करना चाहता है। तो अब आपको बताना है 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बहुत ही फेमस है, कौन सा है? मथुरा। क्या है? मथुरा। आंसर क्या होगा? मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मौर्य शासन काल में भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अन्य देशों के साथ भी थे। बाह्य व्यापार मार्ग जो मौर्य साम्राज्य के रेशम मार्ग से जोड़ता था वह उत्तर प्रदेश के मथुरा से होकर जाता था। याद रहेगा रेशम मार्ग कहाँ से होकर जाता था? तो मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन सोच के बताइए। उत्तर प्रदेश की सीमा को सबसे कम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पीछे से, तो कौन है इसमें से? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। कितने हो गए? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से। तो सबसे लंबी किससे लगती है? अभी हम लोग पढ़ के आए थे मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जाते हैं तो ये आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है? सबको पता होगा, हिंदी।
और दूसरी उर्दू को बनाया गया है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश बोली जाती है। वाह क्या बात है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं हम लोग। इसकी राजभाषा हिंदी को बनाया गया है और उर्दू को 1989 में दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का इनमें से सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसआई, मतलब जितने भी एग्जाम आप ले लीजिए, कम से कम अगर 4-5 एग्जाम में बैठते हैं तो 3 एग्जाम में तो आपको जनसंख्या से, साक्षरता से इस तरह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको या तो रट लीजिए या तो क्वेश्चन वाइज उसको समझ लीजिए, चाहे जैसे भी हो लेकिन याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश का इसमें सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है बताइए? तो 15 का क्या हो जाएगा? ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। अब ये मत सोचिए इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा लड़के पढ़ाई करते तो इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। तो अगर इसमें गौतम बुद्ध नगर होता तो हम लोग मान के चलते हैं, कानपुर होता तो इसमें ये ऑप्शन में क्या था? ये गाजियाबाद था। यानी अगर ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो आप कोई भी याद पूछ सकता है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर याद रखिए, औरैया याद रखिए, इटावा और गाजियाबाद याद रखिए। ये याद करना ही पड़ेगा आपको, अगर आप अच्छे लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। और ये देखिए जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं आपके यहीं पर नहीं, लेखपाल के एग्जाम हो जाएगा, यानी ये जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसके जो 1 साल की इसकी वैलिडिटी, उसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में ये क्वेश्चन काम आएंगे आपके। तो एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहां पर उत्तर प्रदेश के पहले बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया था बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पे किया था? सोच के बताइए। तो कहां पे? आगरा में। कहां पे किए थे? आगरा में। तो पहले वर्ल्ड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? आगरा। ताजमहल भी है, याद रखिएगा, जो नहीं देखे हैं आगरा का ताजमहल देख लीजिएगा, घूम आइए एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। विगत कुछ वर्षों में पक्षियों की इस दुनिया के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहले शुरू हुई और इन कड़ी में एक परंपरा शुरू की है विभिन्न राज्यों द्वारा पक्षी महोत्सव यानी वर्ल्ड फेस्टिवल मनाने की। उत्तर प्रदेश जिसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% वन आच्छादित है। अब ये 7% नहीं है, ये 9% हो गया है वन आच्छादित है। इस पल में भारत एक अग्रणी राज्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है? तो याद रखिएगा डी इसका क्या होगा? आंसर होगा। पहला कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ पे? आगरा। तो आगरा का ताजमहल घूम लीजिएगा, ऐसे करके याद कर लिए। पहला वर्ल्ड फेस्टिवल। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ये पूछ रहा है राज्यसभा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितनी है? किसे पूछ रहा है? राज्यसभा में। तो कौन सा राज्य होगा भैया? उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हो तो आंख मूंद के मार के चले ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो उत्तर प्रदेश। बहुत कम चांसेस होता है दूसरा आंसर होगा, ठीक है? तो ये राज्यसभा में। लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31। याद रहेगा? आई होप कि आप लोग ये भूलोगे नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी की गई है? 250 निर्धारित की गई। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। और 238 राज्य सदस्यों और संघ राज्य से क्या आते हैं। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है टीम के द्वारा। तो जो राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? तो 250। याद रहेगा? जिसमें से 12 को क्या करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनको मनोनीत करते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थानों के बंटवारों का उपबंध है। यानी आप देखिए अनुसूची, आप अनुसूची पढ़ेंगे, कितनी अनुसूची है टोटल? टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। अब 12 अनुसूची में जो चौथे नंबर की अनुसूची है वो इसकी व्यवस्था करती है किसकी? राज्यसभा में कहाँ, किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, यानी यूपी से कितने लोग जाएंगे, एमपी से कितने लोग जाएंगे। यानी जो हमारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से राज्यसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व कैसा होगा, ये किस अनुसूची में व्याख्या की गई? अनुसूची 4 में। याद रहेगा
आई होप याद करते चलेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान बंटवारा किया गया है। स्थानों पर आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य सभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय समय पर बदली गई है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सदस्य हैं, जो कि किसी भी राज्य से सर्वाधिक हैं, याद रहेगा। और लोकसभा में कितने हैं? 80। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बता दिया गया है। राज्यसभा में, लोकसभा में आपके 80, राज्यसभा में 31। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। और इसका जो राज्यसभा में कैसे चुन के लोग जाते हैं, किस अनुसूची में इसका वर्णन है, तो अनुसूची 4, या देखिए यहाँ लिखा भी है। तो ये आपका कंप्लीट, आपका यहाँ पे एक तरह से पॉलिटी का निचोड़, उत्तर प्रदेश का आपको निचोड़ मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18, बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? 18 का ए कहाँ पे है? इलाहाबाद। बहुत बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है, अनगिनत टाइम पूछा गया है। आप जाकर आप कोई प्रैक्टिस उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? इलाहाबाद में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। 1985 को भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उत्तरी क्षेत्र हुसैनियावाला में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा की। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की अवधारणा को 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इन केंद्रों की स्थापना क्षेत्रीयता एवं भारतीय सीमाओं को पटाने, उसे बढ़ावा देने तथा राज्य की शैली, संस्कृति वगैरह वगैरह के लिए किया गया था। और इसका उत्तर मध्य क्षेत्र कहाँ पे है? इलाहाबाद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम कौशल आधारित इंडियन इंस्टीट्यूट किस शहर में खोला गया? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है, तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा? कहाँ पे खोला गया? देश का पहला कौशल आधारित इंडियन इंस्टीट्यूट किस शहर में खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया है? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको तो भूल नहीं सकते, ने देश के प्रथम कौशल आधारित इंडियन इंस्टीट्यूट की नींव रखी। यह इंस्टीट्यूट कौशल विकास मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा संगठन सिंगापुर की संयुक्त पहल से चलाया जा रहा है। देख रहे हैं, सिंगापुर किसकी सहायता से? सिंगापुर की सहायता से। याद रहेगा कानपुर वाले, और कानपुर वाले जो हैं वो तो खुशकिस्मत हैं क्योंकि उन्हें सिंगापुर के सहयोग से कोई योजना चल रही है। तो याद रखिएगा कानपुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। आइए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बताइए कहाँ पे की जा रही है? उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। आप इकाना स्टेडियम साइड में घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई दे देगा ये, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में प्रस्तावित है, जिसका निर्माण निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं यानी प्राइवेट डेवलपमेंट के द्वारा किया जाएगा। जैसे HCL हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, इस तरह के जो प्राइवेट कंपनियां वो क्या करेंगी? इस क्षेत्र को मतलब यहाँ पे डेवलप करेंगी। और ये कहाँ पे डेवलप करेंगी? तो लखनऊ में। तो इतना याद रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो हिस्ट्री आपने बहुत पढ़ी है, जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए एक तरह से चैलेंज है, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आप लोग सोच के बताइए क्या होगा। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? सोच के बताइए। सीतापुर। कहाँ पे? सीतापुर। याद रखिएगा टोडरमल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो सीतापुर से। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से थे। टोडरमल का जन्म लहरपुर में या सीतापुर में है, ठीक है, लहरपुर के सीतापुर जिले में है। और इन्होंने क्या किया था? भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। टोडरमल के द्वारा क्या किया था? भूमि पैमाइश क्या की गई थी? भूमि पैमाइश यानी भूमि की नाप जोख। आज भी करते हैं ना, लेखपाल, जैसे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो आपको पता होगा। पैमाइश
क्या है, भूमि पैमाइश। तो किसने किया था, टोडरमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, अब पूछे जाएंगे भी आपसे। खाद्य उद्योग का प्रमुख केंद्र है 22 का बताइए। खाद्य उद्योग का प्रमुख केंद्र है, खाद जो होता है खेतों में आप जो डालते हो, तो उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पे खाद की ज़्यादा खपत होती है, एक तरह से ये समझिए प्रमुख केंद्र कहाँ बनाए गए हैं, जहाँ पे खपत होगी वहीं पे बनाए भी गए होंगे। तो कहाँ पे, कानपुर और गोरखपुर। कहाँ पे, कानपुर और गोरखपुर। आइए आंसर देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल होगी यहाँ पे। प्रदेश में खाद बनाने के प्रमुख कारखाने गोरखपुर व कानपुर में स्थित है। मगरवार में फास्फेट खाद भी बनाई जाती है, जो खेत में डाला जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? वाह, क्या क्वेश्चन है, बताइए तो किसमें है, सोच के बताइए। 2 सेकंड का और टाइम है, टाइम समाप्त हो गया। महोबा। इस तरह के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए देख लीजिए, 2011 जनगणना के अनुसार महोबा जिले की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाणिक जो जगह है वहाँ पे कहाँ पे धान के खेती के साक्ष्य मिले? धान, अरे जो चावल खाते हैं हम लोग, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहाँ मिला हुआ है? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा, सोच के बताइए। 24 का सी, कोल डी हवा में। कहाँ पे मिला? कोल डी हवा में, कोल डी हवा, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। नवपाषाण काल में उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, गुफकराल और बुरझोम कश्मीर में। ये देखिए, हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो आप इसे अच्छे से समझते हुए चलिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुफकराल और बुरझोम कश्मीर में, कोल्डी हवा और महागढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, हलूर और पेमपल्ली आंध्र प्रदेश में, गेहूं और जौ, चावल, धान, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग भी अगर पीसीएस के जो भी यहाँ पे पेपर फिल किए होंगे या फॉर्म भरे होंगे, वो भैया इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, तो सोच के बताइए। चौथा। आइए देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान कहाँ पड़ेगा? जब आप ये मैप देखते होगे तो ये गुजरात ये सब जब निकल जाएगा, देखिए बन नहीं पा रहा सही से, लेकिन आप लोग समझिएगा, ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा कौन है? राजस्थान, यहाँ पे याद रहेगा। और सबसे छोटा गोवा। गोवा कहाँ पे मिलेगा आपको? गोवा आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी, अभी हम लोग पढ़े थे मध्य प्रदेश के बीच में, और महाराष्ट्र, यहीं पे आपको महाराष्ट्र मिलेगा। मध्य प्रदेश इतना है, तो याद रहेगा। तो पहले स्थान पे कौन है? तो राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान के बाद कौन था? मध्य प्रदेश, याद रहेगा। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे यूपी, और सबसे छोटा गोवा। तो गोवा में जाइए, घूम के आइए। चलिए, तो याद रहेगा। अब आई होप कि आप किसी भूलेंगे नहीं आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी बताइए? 26 कब हुई थी? 2002 में हो गई थी भैया। चलिए आइए देख लीजिए यहाँ पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अनुसार हुई थी। इसकी उद्घाटन 28 मार्च 2002 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में है। कहाँ पे? मेरठ में, याद रखना मेरठ वालों। मेरठ से जो होगा याद रखेगा। उत्तर प्रदेश से कहाँ है? मेरठ, मेरठ में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो याद रहेगा 2002।
अब इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार के बारे में सही कथन कौन सा है? अब देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया है, बट इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो कौन सा इसमें सही है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है कि नहीं है? सोच के बताइए। है। चलिए, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975। हाँ, हुई थी। यानी अगर 2 है तो सिंपल सी बात है, उपरोक्त सभी। तो वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना? इतना। अगर 2 पता चल गया तो और कोई तो ऑप्शन है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य भारत नेपाल सीमा पर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में स्थित है। यह प्रभाग लगभग इतना है और ये तराई इकोसिस्टम का विशेष उदाहरण है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता जो संग्राम हुआ था, याद ही हुआ कि आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हिस्ट्री पढ़े हैं आप लोग इधर उधर यूट्यूब से। तो चलिए यूट्यूब पे हम लोगों का भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। 28 का क्वेश्चन है, आपको पूरा 10 सेकंड दिया जाएगा। सोच के बताइए, अच्छे से बताइए, पूरा टाइम में। क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, मेरठ। आइए देख लीजिए। सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मेरठ शहर में हुआ था। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से संयुक्त करतूस देना बताया गया। इस संग्राम का प्रमुख कारण डलहौजी की हड़प नीति भी थी। ठीक है, और डलहौजी की हड़प नीति भी थी। और जब आप पॉलिटी हमारा सेक्शन पढ़ेंगे, जब आप हमारा पॉलिटी का 1773 से और जब 1947 के बीच का जो हमारा वीडियो पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। तो आप एक बार जाके ये वाला वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा इसको समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिल्डन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देश में हुई थी? हिल्डन नदी पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देशों में हुई थी? तो बताइए किस व्यक्ति के निर्देशों में हुई थी? 29 का कौन सा आंसर सही होगा? ए, वाई.डी. शर्मा। किसके निर्देशों में हुई थी? वाई.डी. शर्मा। आर के मजूमदार मत मार देना कोई भैया। हिल्डन नदी तट पर आलमगिरी की खोज वाई.डी. शर्मा के निर्देशों में हुई थी। आलमगिरी मेरठ उत्तर प्रदेश। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशों में उत्खनन का कार्य किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 नवंबर 2012 को किस स्थान पर नवनिर्मित रेल कोच फैक्ट्री का लोकार्पण किया? और फिर मोदी जी भी यहाँ गए थे हाल ही में। तो बताइए, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। 30 का क्या आंसर होगा? बहुत ही आसान है। कहाँ पे? राय बरेली। इतना तो आपको पता ही होगा, ये इनका क्षेत्र भी है, चुनाव क्षेत्र भी है। तो ये जो थे 30 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की ये सीरीज थी, उत्तर प्रदेश स्पेशल थी ये। और इसकी कम से कम आपको 400 के आसपास क्वेश्चन आंसर आपको इसे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से देखिए और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है उसको नोट भी करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम में आपके रिवीजन करने के काम आ जाए। और इसी तरह नेक्स्ट श्रृंखला इसकी जल्दी लाई जाएगी, और जिसमें इससे भी बेहतरीन और इससे अच्छे क्वेश्चन और करंट के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।